भी हम लोगों ने जो भी अब तक पढ़ा था, ओके, उसके अंदर असेसमेंट ऑर्डर वाले सेक्शंस भी देखे थे, ओके, एंड जनरल असेसमेंट का सेक्शन भी देखा 73 74। ओके, सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61। ओके, इसका आउटकम क्या था? नोटिस, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स करके था, मालूम है? ओके, एक नोटिस करके आता था। उसके बाद सेक्शन नंबर 62, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। ओके, नॉन फाइलर्स, इसका आउटकम क्या था? असेसमेंट ऑर्डर। ओके, इधर ही असेसमेंट ऑर्डर है। सेक्शन नंबर 63, इसका हेडिंग क्या था? असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, इसका भी आउटकम क्या था? असेसमेंट ऑर्डर। सेक्शन नंबर 64, असेसमेंट ऑफ, सॉरी, समरी असेसमेंट था ये, जो लोग भाग के जाने वाले ऐसे लोगों का असेसमेंट, इसका भी आउटकम असेसमेंट ऑर्डर। सेक्शन 65 66 ऑडिट का सेक्शन था। ओके, टैक्स ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट। ओके, ये खाली फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए था, मतलब कि क्या गलती किया है उसको ढूंढने के लिए। 67 68 भी वही था। ओके, इंस्पेक्शन करेंगे तो मालूम पड़ेगा एक्चुअल में क्या मिस्टेक किया। उन सबसे वो लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का असेसमेंट ऑर्डर निकाल सकते हैं। मतलब नोटिस देना पड़ेगा यही सेक्शन में, यही सेक्शन में रिप्लाई लेना पड़ेगा, एंड फिर ऑर्डर पास करेंगे। ओके, विद इन 3 years एंड विद इन 5 years रिस्पेक्टिवली। अभी जितने भी असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, ये सब असेसमेंट ऑर्डर्स के सामने हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, जितने भी असेसमेंट ऑर्डर्स है इसके सामने क्या फाइल कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं। समझ में आया? अभी ऑर्डर कौन पास करता है वो समझते हैं। अभी जो हम लोगों ने हायरार्की देखी थी, ओके, हायरार्की, सुपरिटेंडेंट सबसे नीचे, ओके, असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड चीफ ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर। ओके, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ठीक है? क्या क्या बीच में चीफ रह गया? हाँ, चीफ कमिश्नर और फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। याद है ना? बराबर एरर क्या देना। देखो, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, कि जो नीचे का 3 लेवल्स है, ओके, वो लोग ही असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं। जो ये 3 लोग है, ओके, इन लोग के पास क्या पावर है? ये लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। ओके, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है? ऑर्डर पास करता है, मतलब कि नोटिस देता है, रिप्लाई लेता है, ऑर्डर पास करता है। तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। बरोबर। अभी सुप्रिटेंडेंट को पावर दिया है टू पास ऑर्डर्स where the tax amount, that is CGST amount, is up to rupees 10 lakhs। ओके, अगर आपका टैक्स का जो मैटर है वो 10 लाख रुपए से कम का है, तो कौन ऑर्डर बनाएगा? सुपरिटेंडेंट। समझ में? सीजीएसटी का अमाउंट, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का अमाउंट है, ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी तीनों है, आईजीएसटी भी है, तो ऐसे केस में सी प्लस आई चेक करना है। देखो, नॉर्मली यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ सीजीएसटी, मतलब आपके ट्रांजेक्शन में खाली इंट्रा स्टेट सप्लाई का मैटर है, इंटर स्टेट सप्लाई का कुछ भी मैटर नहीं है। खाली किसका मैटर है? इंट्रा स्टेट। तो 10 लाख तक का अगर रहेगा टैक्स का अमाउंट, तो कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट। समझा? एंड अगर इंट्रा स्टेट भी है और इंटर स्टेट भी है, तो दोनों का टोटल मारेंगे। ओके, एग्जाम्पल, अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई में, समझो उन लोग को डाउट है कि 6 लाख का प्रॉब्लम किया, एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई में 8 लाख का, तो 14 लाख ऐसा टोटल चेक करेंगे। ओके, सो टोटल चेक करना है, और यहाँ पर अप टू 20 लाख का पावर मिल जाएगा। इसको डबल करना है, सिंपल। ओके, अगर आपका इंटरसेट इंट्रासेट दोनों मैटर है, तो 20 लाख तक के मैटर के लिए कौन असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा? सुपरिटेंडेंट। समझा यहां तक? एकदम लोवेस्ट लेवल। अगर आपका ट्रांजेक्शन टैक्स का अमाउंट
10 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है। 10 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ से कम। सीजीएसटी का अमाउंट था, सीजीएसटी का, खाली सीजी, एसजीएसटी भी नहीं, खाली सीजीएसटी। तो कौन असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, दोनों में से कोई भी कर सकते, दोनों का सेम पावर्स। और अगर इंटर स्टेट भी है, इंट्रा स्टेट भी है, तो हम लोग मोर देन 20 lakhs अप टू 2 करोड़, कौन असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। क्लियर है क्या? समझा? एंड अगर आपका टैक्स का अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो फिर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मतलब एकदम हाई लेवल। एंड यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो फिर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल। यहां तक समझा? तो ये हम लोगों ने ये सीखा कि शो कॉज नोटिस कौन इशू करेगा, ऑर्डर कौन बनाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा बनाएगा वो हम लोग को अपने टैक्स के अमाउंट के हिसाब से डिसाइड करना। अगर खाली सीजीएसटी का है 40 लाख का लायबिलिटी, कौन बनाएगा? 40 लाख का लायबिलिटी, असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, ये लोग के पास से हम लोग को ऑर्डर आएगा। आया समझ में? ओके, ऑर्डर के नीचे लिखा रहता है पास्ड बाय। ओके, सुपरिटेंडेंट होगा या कोई भी होगा, वो लोग का नाम वगैरह लिखा रहता है, वो लोग का डेजिग्नेशन लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये लोग कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। किसमें? हाँ, अप टू मतलब इक्वल टू भी। अगर सुपरिटेंडेंट ने या फिर एडिशन अपना असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर, इन लोग तीनों ने अगर ऑर्डर पास किया, तो हम लोग जाते हैं अपील अथॉरिटी के पास। जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, अपील्स। एक बार रिवाइज करा। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सैड है, ओके, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, तो हम लोग अपील किधर फाइल करेंगे? इन लोग के ऊपर का अथॉरिटी क्या रहता है? जॉइंट एडिशनल। तो जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, लेकिन इन लोगों ने अपील्स। समझ में आया? अगर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, तो कमिश्नर अपील्स के पास हम लोग जाएंगे। समझ में आया क्या? ये लोग सब लोग को बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी। क्या बोलेंगे इन लोग को? अपीलेट अथॉरिटी। सब लोग अपीलेट अथॉरिटी। आया समझ में? तो हम लोग को सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि शो कॉज एंड ऑर्डर वगैरह दे कौन रहा है। उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि किसके सामने हम लोग को लेके जाना है ये केस अपील के लिए। ओके, अगर समझो सैड ने ऑर्डर पास किया, तो हम लोग डायरेक्टली कमिश्नर के पास नहीं जा सकते। ओके, इसने ऑर्डर पास किया तो इधर नहीं जा सकते हम लोग। ओके, हम लोग इसको इधर ही जाना पड़ेगा। ओके, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के पास। आ रहा है समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अभी अपील का हायरार्की क्या रहता है वो समझते हैं खाली। सबसे पहला यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिखो। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से हम लोग को जस्टिस नहीं मिला, तो हम लोग किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना। हम लोग जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास। समझ में आ रहा है? हम लोग जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास। क्लियर है क्या? मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के सामने हम कहाँ जा रहे हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर अपीलेट अथॉरिटी से भी हम लोग को जस्टिस नहीं मिला, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल। यस। इससे भी जस्टिस नहीं मिला तो हम लोग ट्रिब्यूनल में जाएंगे। यहाँ पर इसको बोलते हैं जीएसटी एटी। ओके, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, इसके अंदर दो बेंचेस रहता है, दैट इज प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच। जीएसटी में दो बेंचेस रहता है, एक रहता है प्रिंसिपल बेंच एंड एक रहता है स्टेट बेंच।
इसका मतलब ये है प्रिंसिपल बेंच जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, एंड स्टेट बेंच जो रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स रहते हैं। ओके, दो बेंच अलग क्यों बनाया वो सुनो। अगर समझो अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज हुआ जो मैटर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर अगर हम लोग जीएसटी में स्टेट बेंच के पास गए तो वो लोग क्या बोलेंगे? हमारा स्टेट ही प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा मैटर है जो स्टेट वाइज मैटर करता है। लॉ का मैटर रहेगा वो मैटर नहीं करता स्टेट वाइज। ओके, लायबिलिटी आएगा कि नहीं वो मैटर नहीं करता, वो आएगा तो आएगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। अगर महाराष्ट्र का प्लेस ऑफ सप्लाई आना चाहिए, ओके, तो जीएसटी का जो स्टेट बेंच रहेगा वो क्या बोलेगा? महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैटर ऊपर जाएगा ही नहीं। समझा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मैटर आपका जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई से, तो फिर क्या करना आप? ओके, जीएसटी में कौन से बेंच के पास जाना? प्रिंसिपल बेंच के पास। ओके, तो अपीलेट अथॉरिटी से हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल के पास जाएंगे। कौन से मैटर के लिए? प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर। लेकिन हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? स्टेट बेंच। ओके, प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच बोलते हैं इसको। ओके, जगह नहीं इधर। प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच, अदर्स। समझ में आया क्या बोला? वापस से एक बार। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कि सैड एंड जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इन लोगों ने ऑर्डर पास किया तो हम लोग रिस्पेक्टिव अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। उधर से भी हम लोग को अगर न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जीएसटी में जाएंगे। लेकिन जीएसटी में किसके पास जाना ये हम लोग के मैटर पे डिसाइड होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर रहेगा तो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे। अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा तो स्टेट बेंच के पास। अगर एक ही ऑर्डर में दोनों मैटर है तो प्रिंसिपल। ओके, एक ही इसमें अगर दोनों मैटर है तो प्रिंसिपल के पास जाएंगे। समझ में आया क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई भी है और अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई भी है तो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे। अगर खाली प्लेस ऑफ सप्लाई तो भी प्रिंसिपल, एंड अगर एवरीथिंग इज अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई तो फिर स्टेट। यहाँ तक समझा? क्लियर है क्या? कुछ डाउट है इसमें? चलो, आगे रहता है हाई कोर्ट। ओके, अगर यहां से जीएसटी से न्याय नहीं मिला तो किधर जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट स्टेट वाइज रहता है कि सेंट्रल रहता है? हाँ, हाई कोर्ट तो स्टेट वाइज रहता है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, सिंपल चीज है ना। तो हाई कोर्ट में भी अगर हम लोग जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में ही उन लोगों ने बाइफर्केशन दे दिया। तो मतलब हाई कोर्ट में ऑब्वियसली कौन सा मैटर जाएगा? समझ में आ रहा है? अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब अगर हम लोग को स्टेट बेंच, जीएसटी के स्टेट बेंच से न्याय नहीं मिला तो हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट। लेकिन अगर प्रिंसिपल बेंच से न्याय नहीं मिला तो डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? देखो, एग्जाम्पल, हम लोग का जो प्रिंसिपल है इंडिया के बाहर है। हम लोग इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका खाने पीने का टेस्ट का रिपोर्ट बना के दे रहे। याद करो, ये एग्जाम्पल दिया था। खाने पीने का सर्वे कर रहे एंड रिपोर्ट बना के दे रहे। ऑफिसर बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया, क्योंकि आप लोग का लोकेशन इंडिया है। लोकेशन ऑफ सप्लाई रहता है मालूम? 13(8) में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो ऑफिसर बोलता है नहीं, ये स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई। हमने बोला नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को तो क्या बेनिफिट है हम लोग का? एक्सपोर्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर प्लेस ऑफ अपना स्टेट बोल दिया तो जीएसटी भरना पड़ेगा, बरोबर है। तो इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर। तो हम लोग को यहाँ पर जीएसटी एटी के कौन से बेंच के पास जाना पड़ेगा? प्रिंसिपल बेंच के पास। समझ में आया? और अगर प्रिंसिपल बेंच से हम लोग को न्याय नहीं मिला, हम लोग को एग्री नहीं लग रहा है, तो वी कैनॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल बेंच एट हाई कोर्ट। हम लोग को डायरेक्टली किधर जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। आया समझ में? एंड अगर हम लोग को स्टेट बेंच के ऑर्डर से न्याय नहीं मिला तो फिर किधर जाएंगे? हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो केसेस आता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास दो केसेस आएगा। कौन सा केस आएगा? पहला प्रिंसिपल बेंच से जीएसटी एटी के डायरेक्टली प्रिंसिपल बेंच से आएगा, एंड दूसरा हाई कोर्ट से आएगा। आया पॉइंट समझ में? हाई कोर्ट के पास कौन से केसेस आएंगे? स्टेट बेंच वाले केसेस आएंगे, नॉट प्रिंसिपल बेंच। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है बोलो। हाँ, हाँ करो। सबको ये हायरार्की क्लियर है क्या? हाँ, बिल्कुल डाउट समझ में आया। इस तरीके से होता है। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, फिर जीएसटी में दो बेंच, प्रिंसिपल एंड स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर रहेगा तो प्रिंसिपल, अदर्स रहेगा तो स्टेट। एंड बाद में हाई कोर्ट के पास हम लोग क्यों जाएंगे? हाँ, स्टेट का मैटर रहेगा तो फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। मतलब स्टेट बेंच से अगर क्लियर हुआ है पर हम लोग को नहीं लग रहा है बराबर है, तो हाई कोर्ट में जाएंगे, एंड फिर सुप्रीम। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? अभी सुनो, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नॉट एग्जाम क्वेश्चन। ओके, केस जो रहेगा वो दो टाइप का हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब कि आपके पास इनवॉइस है कि नहीं, आपने ई बिल बनाया कि नहीं। ओके, आपने 2A में दिख नहीं रहा आपके 2A में, तो ये सब मतलब छोटा मोटा चीज है, फैक्ट है ये खाली। ओके, फैक्ट के ऊपर लड़ाई है, मतलब कि 2A में क्यों नहीं दिख रहा है, ओके ई बिल क्यों नहीं बनाया, वगैरह वगैरह। लेकिन लॉ के ऊपर क्वेश्चन मतलब कि क्या ये लॉ जो बना है वो सही है क्या, क्या हम इसको इंटरप्रेट सही से कर रहे हैं क्या, इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का जो मैटर था, इट वॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है क्या? अगर मान के चलो ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेंट्रो खरीदेंगे, लेकिन सेंट्रो वाले को बोलेंगे कि सब सीट निकाल दो, हम लोग को गाड़ी को गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना है, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं? ओके, नहीं मिलेगा, अपने को मालूम है। लेकिन अगर उसने ही निकाल के दिया सीट, तो क्या पता मिल भी सकता है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ, नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब डॉक्यूमेंट है कि नहीं, अमाउंट बरोबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं फैक्ट का लड़ाई। समझ में आ रहा है क्या? आपने इनवॉइस बनाया था टाइम पे, आपने ईमेल बनाया था, ये फेक नहीं है, वो सब चेक करना बोलते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग को लॉ को समझने के लिए मदद करे। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग अपील वगैरह करके समझ रहे हैं। तो हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जा सकता है। ओके, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जा ही नहीं सकता हाई कोर्ट में। ओके, हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जा ही नहीं सकता है, ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जीएसटी एटी इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, समझ में आया क्या? फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी मतलब कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो मैक्सिमम स्टेज तक लड़ा जा सकता है वो है जीएसटी एटी।
ओके, जीएसटी एटी के ऊपर आप लोग फैक्ट के ऊपर लड़ाई नहीं कर सकते, इनवॉइस है कि नहीं। हाईकोर्ट ये सब चेक करने नहीं बैठा है। हाईकोर्ट क्या चेक करने बैठा है, ये लॉ सही बना है कि नहीं। ओके, लॉ इज फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और नॉट। ओके, वो सब चेक करने के लिए लॉ है, समझ में आया, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, समझ में आया। ठंडी लगेगा, वैसे चालू करवा दो। क्या क्या, ये तो फ्लैप ऊपर हो जाता है अचानक, देखो अभी कैसे ऊपर हो गए। इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके चालू है। यहाँ तक समझ में आया क्या बोला। क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अगर लड़ाई करना है तो किधर करेंगे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फैक्ट के ऊपर है तो उधर नहीं जा सकते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग तभी जा सकते हैं जब हाई कोर्ट हमारे केस को अप्रूव करेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। देखो, अगर हम लोग को हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो हम लोगों ने तो ये सीखा कि ऊपर जा सकते, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते। हाई कोर्ट ने सर्टिफाई करना चाहिए कि आप लोग अपील करो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सच में ये मैटर थोड़ा हैवी है। ओके, तो हाई कोर्ट से कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता है। हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए कि दिस मैटर इज मतलब अपीलेबल एट सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया सबको। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखने वाले हो समझो, ये अपील्स हुआ पूरा। ओके, अपील्स में सीखेंगे कि कितने टाइम में हम लोग को अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, बरोबर। कितने टाइम में हम लोग को जीएसटीटी के पास जाना पड़ेगा, कितने टाइम में हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ये तीनों चीजें सीखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का टाइम लिमिट्स वगैरह हम लोग के सिलेबस में नहीं। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कितना हम लोग को अमाउंट प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट, प्री डिपॉजिट मतलब मान के चलो कि आप लोग अगर समझो कोई जगह पे रेंट पे रहने जाते हो, रेंट पे रहने जाते हो, तो थोड़ी ना वो रेंट पे तुरंत दे देगा आपको। वो बोलेगा पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लाओ, उसके बाद रहने को आओ। वैसा ही यहाँ पर हम लोग को पहले कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी का रिमोट और ये चालू करो और इसका रिमोट दे दो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे ही हम लोग किसी का अपील एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू पे समथिंग, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिपॉजिट। ओके, इट इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, इट इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 10%। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे 20%, थर्ड स्टेज पे 100%। हम लोग पढ़ेंगे बाद में। समझ में आ रहा क्या हो रहा बोला था। ओके, हम लोग को यहाँ पर 10% क्या क्या भरना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट। डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने असेसी के फेवर में ऑर्डर पास किया तो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा, क्योंकि उन लोग को भी न्याय चाहिए। तो डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर डिपार्टमेंट को न्याय नहीं मिला तो जीएसटीटी के पास जाएगा, उधर भी नहीं मिला हाई कोर्ट जाएगा, उधर भी नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट। तो डिपार्टमेंट के लिए भी सेम हायरार्कीज है, अपने लिए भी सेम है। नहीं, उनका मर्जी, हाँ उनका मर्जी। और अभी तो अमेंडमेंट आया है, मतलब तुम लोग के अटेम्प्ट के लिए नहीं है, मई अपना मई 2025, जून 2025 के लिए अमेंडमेंट ऐसा है कि एक लिमिट तक का अगर टैक्स का अमाउंट रहेगा तो ही अपील फाइल कर सकता है डिपार्टमेंट। ओके, 10 लाख का अमाउंट दिया, मतलब अगर 7 लाख का केस है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हमारे फेवर में दिया, तो डिपार्टमेंट अपील नहीं कर सकता और लॉस हो गया। समझ में आ रहा है क्या, 7 लाख का केस है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हमारे सामने हमारे फेवर में कर दिया, तो डिपार्टमेंट नाराज हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए जनरली, अपील। पर वो अपील कर ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, उसको बोला मॉनिटरी लिमिट है आपके लिए, 10 लाख से ऊपर का मैटर रहेगा तो ही आप अपील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसा है, मई 25 के लिए आएगा।
क्योंकि आप लोग के लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप का अपील रह सकता है, एक तो असेसी अपील करेगा या तो डिपार्टमेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? एक एक पॉइंट सीखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का जो भी है वो पढ़ लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा मैंने अभी डिटेल में लिखा है, लेकिन वो तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं रहेगा ना यहाँ पर मेरे को। नहीं, नहीं। एग्रीड पर्सन फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उतना तो है, उतना सफिशिएंट। एंड डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है। सुनो, अभी सबसे पहला क्या लिखा है हेडिंग, ऑर्डर्स अपीलेबल। मतलब कौन से ऑर्डर्स के सामने हम लोग अपील कर सकते हैं, कौन से ऑर्डर्स के सामने कर सकते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देखो यहां पर हमने बनाया ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो बस वही है, एग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर हम लोग को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, अपील करेंगे। समझ में आया पॉइंट? अगर डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, तो कौन अपील फाइल करेगा, डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट करेगा मतलब कि जो कमिश्नर रहेगा, कमिश्नर, ओके, वो गाइड करेगा, ओके, लोअर अथॉरिटीज को कि आप अपील फाइल कर। ओके, जो कमिश्नर है, कमिश्नर ये डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये कमिश्नर हम लोग इसको डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे। ओके, ये डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डिपार्टमेंट अपील करना है तो कौन अपील करेगा, कमिश्नर। या तो कमिश्नर इन लोग को, नीचे वालों को बोलेगा कि अपील फाइल करो। ओके, सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है अभी, टाइम लिमिट टू फाइल अपील बाय, पढ़ो, असेसी। एंड नीचे टाइम लिमिट टू फाइल अपील बाय डिपार्टमेंट। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद हम लोग कितने टाइम में अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। ओके, ये सीख रहे, समझ में ना क्या सीख रहे। अगर असेसी को जाना है, असेसी को जाना है अपील करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसको बोला 3 मंथ्स में जाना पड़ेगा और 1 मंथ का कंडोनेशन पॉसिबल फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ओके, ऑर्डर जैसे ही आपको मिलेगा उधर से कितने टाइम में जाने का, 3 मंथ्स में जाना है। ओके, यहां पर 3 मंथ से इस वजह से रिकवरी प्रोसीडिंग में 3 मंथ्स का टाइम दिए पे करने के लिए। आ रहा समझ में? मतलब कि ओके, यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अगर हमको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का, ओके, तो असेसी के पास कितना टाइम है, ओके, 3 मंथ्स का टाइम है, प्लस 1 मंथ का कंडोनेशन पॉसिबल है। समझ में? 1 मंथ का कंडोनेशन पॉसिबल है, टाइम लिमिट है ये। उसके बाद टाइम लिमिट टू फाइल अपील बाय डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से डिपार्टमेंट नाखुश है, मतलब कमिश्नर बोलता है कि आप लोगों ने सब गलत गलत ऑर्डर बनाया है, क्योंकि ये सब रॉन्ग है। कमिश्नर बोलता है कि नहीं, गलत है, हम लोग को नहीं जम रहा है, ये रॉन्ग है, आप लोगों ने फेवर में दे दिया उसके, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है अभी, अपील फाइल कर सकता है। तो डिपार्टमेंट को ये लोगों ने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि इनके पास बहुत काम रहता है। ओके, डिपार्टमेंट को बोला है 6 महीने में अपील करनी, एंड 1 मंथ कंडोनेशन पॉसिबल, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। क्या, किसमें? डिपार्टमेंट में 6 मंथ्स है, असेसी में 3 मंथ्स है। सुनो अभी, अभी जो असेसी है, ओके, उसको कितने टाइम में जाना है, 3 मंथ्स में अपील करना है। ओके, और डिपार्टमेंट को अपील करने का रहेगा तो
6 मंथ्स का टाइम है। ओके, दोनों को 1 1 मंथ का कंडोनेशन पॉसिबल है, मतलब एक्सटेंशन पॉसिबल है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? फॉर्म इन विच अपील इज टू बी फाइल्ड। ओके, ये सब नहीं पढ़ने का। ओके, ये फॉर्म नंबर वगैरह ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख देने का एग्जाम में, क्योंकि याद नहीं रहेगा। और एक लिखेंगे तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे बाकी क्यों नहीं लिखा फिर, तो पहले ही लिख देने का प्रिस्क्राइब फॉर्म। ओके, याद रहता है तो ठीक है। APL 01 एंड APL 03। APL 02 में हम लोग को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जैसे उधर RFD 02 में मिल रहा था, वैसे इधर APL 02। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क। अभी हम लोग सीख रहे हैं प्री डिपॉजिट कितना भरना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट, ओके, प्री डिपॉजिट मतलब कि हम लोग को अपील फाइल करने के टाइम पर कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, उसके बाद ही वो हमारे हमारे अपील को एक्सेप्ट करेंगे। उन लोग का ये सोचना है कि अगर आपके केस में दम नहीं है तो आप आओ ही मत। ओके, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसका केस 1 करोड़ के ऊपर का लायबिलिटी है उसके पास। ओके, मैं तो ना बोल दिया अपील करने को, क्योंकि उसके पास ग्राउंड ही नहीं कुछ। एक कंपनी से उसने दूसरी खुद की कंपनी को इनवॉइस बनाया, इधर टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, और उधर ITC लिया। हाँ। ओके, तो ऐसे केस में वो मेरे को बोल रहा है अपील फाइल करो। मैं बोला क्या लिखो अपील में, कुछ लिखने को है नहीं ना। ओके, तो मैंने बोला ठीक है फाइल करूंगा, लेकिन 1.3 करोड़ का लायबिलिटी है, तो 13 लाख रुपए भरो। बोला 13 लाख किधर से भरो? समझा? मतलब लोग खाली टाइम मांगने के लिए अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि अपील में गया तो 1 1 साल निकल जाएगा आराम से। ओके, तो ऐसे ही टाइम मिल जाता था ये लोग को। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन डाला है, डिपॉजिट भरो उसके बाद अपील करना, मतलब कि जो इंसान सीरियस रहेगा वही अपील फाइल करेगा। आया समझ में? अगर इधर बोला होता कि कुछ भी पे मत करो, करो अपील, तो इतना पाइल अप हो जाता उनके पास केसेस, और उन लोग को बहुत टाइम मिल जाता। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर बोला गया है प्री डिपॉजिट तो भरना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट भरने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। यहाँ तक समझा? अभी प्री डिपॉजिट का अमाउंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, प्री डिपॉजिट के कैलकुलेशन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस। चलो क्या है प्री डिपॉजिट? सबसे पहला, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, 100% अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी arising from impugned order as is admitted by him। ओके, एडमिटेड इंपॉर्टेंट, इसको मार्क। इसका मतलब क्या देखो, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया, हम लोग कुछ चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा गलती है, क्योंकि हम लोग कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें से। समझो कि 15 लाख का ऑर्डर है, 15 लाख में से हम लोग 8 लाख का लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं टैक्स का लायबिलिटी, तो वो 8 लाख तो पूरा भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया, ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, इन लोगों ने कुछ मैटर्स पे ऑर्डर बनाया। ओके, मैटर्स लिख रहा हूँ, RCM का लायबिलिटी नहीं भरा। ओके, ऐसा बोल रहे, बोलते इनएलिजिबल ITC लिया। एक बोला 16(4) मतलब जो टाइम लिमिट टू अवेल ITC है उसके बाद ITC लिया। एक बोल रहे 180 डेज में आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया इसीलिए लायबिलिटी आया। एक बोलता है कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसने GST नहीं भरा। ओके, इतने सारे मैटर्स उसने निकाले। ओके, क्या मैटर है? सबसे पहला RCM का लायबिलिटी नहीं भरा, सेकंड इनएलिजिबल ITC ले लिया, तीसरा टाइम लिमिट के बाद ITC लिया, चौथा आपके सप्लायर को 180 दिन के बाद पेमेंट किया, पांचवा
सप्लायर ने जीएसटी नहीं भरा, उसका नंबर क्या हो गया, कैंसिल। सबका अमाउंट लिख रहा हूँ। यहाँ पर 2 लाख बोलते हैं, यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर 3 लाख और यहाँ पर 1.5 लाख। टोटल कितना लायबिलिटी आ रहा है? एक बोलो तुम प्लीज। 12, मैं गिनूँ मैं कैसे? 7.5, 10.5, 11.5, 12। ओके, तो 12 लाख का यहाँ पर लायबिलिटी आ रहा है, बरोबर। अभी साथ में उसने लिखा है इंटरेस्ट के अमाउंट्स। ओके, उसने इंटरेस्ट का भी फिगर्स लिख के दिया है। बोलता है इस पे इंटरेस्ट 40,000 आ रहा है। ओके, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है 13,000 रुपये का। ओके, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है 60,000 का। इस पे आ रहा है 1 लाख का इंटरेस्ट और इसके ऊपर 70,000 का इंटरेस्ट। ओके, बहुत जुना जुना लायबिलिटी है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट का लायबिलिटी कितना है? हाँ, 2,83,000। 2,83,000। ओके, एंड पेनल्टी जो है वो ओवरऑल पेनल्टी बोल रहे हैं। ओके, 25,000, 25,000 हर ट्रांजेक्शन के लिए। ओके, सबके लिए 25, मतलब कि 50,000 पेनल्टी सभी का। ओके, जनरल पेनल्टी तो 10% भी हो सकता था, टैक्स का 10% वैसा भी ले सकते। ओके, टैक्स का 10% है तो थोड़ा इजी लगे। टैक्स का 10%, सभी का 10% करते आने का। ओके, 20,000, 5,000, 50,000, 30,000, 15,000, कितना है टोटल? कितना? 130 कैसे है इधर? 120 है तो। ओके, तो 1,20,000, 1,20,000 का यहाँ पर पेनल्टी आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके का एक असेसमेंट ऑर्डर बनाया, असेसमेंट ऑर्डर बनाया। अभी इसमें से कुछ मैटर्स हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखो। कुछ मैटर्स हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, आरसीएम लायबिलिटी नहीं भरा, हम लोग को लग रहा है चलो ठीक है बराबर है, नहीं भरा है। इनएलिजिबल आईटीसी ले लिया, हाँ ठीक है ले लिया, तो ये दोनों हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या क्या बोलो ना, क्या? कौन सा? ओके, ये दोनों हम लोग कर रहे हैं एक्सेप्ट। लिसन लिसन, अभी ये दोनों हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग को कितना भरना पड़ेगा हम लोग के एक्सेप्टेंस के हिसाब से? 2,50,000 टैक्स भर रहे हैं। ओके, इंटरेस्ट 53 एंड ये 25। ओके, इतना हम लोग भर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको बोलते हैं एडमिटेड लायबिलिटी। ओके, इसको क्या बोलेंगे? एडमिटेड लायबिलिटी। ओके, दिस इज एडमिटेड, मतलब कि हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग का ये लायबिलिटी है। आ रहा है समझ में? इसको एडमिटेड भी बोल सकते हैं, या तो इसको बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड समझ में आ रहा है? अनडिस्प्यूटेड लायबिलिटी, अनडिस्प्यूटेड मतलब कि कोई इसमें डिस्प्यूट ही नहीं है। ओके, ऑफिसर ने बोला हमको मान्य है, ओके तो हम लोग भरेंगे, समझ में आया क्या? हम लोग को एक्सेप्टेबल है। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर? 250 प्लस 53। ओके, 303 प्लस 25, 328। ओके, तो 3,28,000 का जो लायबिलिटी है, ओके ये हम लोग भरने को रेडी है, ये भरने को रेडी है। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? प्री डिपॉजिट का। तो प्री डिपॉजिट में गवर्नमेंट बोलता है जितना ऑर्डर में लायबिलिटी आपने एक्सेप्ट किया वो तो पूरा भरना पड़ेगा। ओके, मतलब 3,28,000 हम लोग को पूरा पूरा भरना पड़ेगा। ओके, इसमें कोई आपका कटौती नहीं होगा, ये पूरा का पूरा भरना है। ओके, दिस इज फुल्ली टू बी पेड 3,28,000। कैसे है 328? सबका टोटल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी।
अभी जो लड़ाई है, जो हम लोग अपीलेट अथॉरिटी में जा रहे हैं, वो कौन से मैटर के लिए जा रहे हैं? लास्ट का 3 मैटर। ओके, लास्ट के 3 मैटर के लिए जा रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी तभी आएगा जब आप लोग हार जाओगे। देखो, हम लोग जीतने के लिए तो केस कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी तब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कि अपीलेट अथॉरिटी हम लोग के फेवर में या फिर हम लोग के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं बना रहा। ओके, इंटरेस्ट पेनल्टी अभी के लिए तो ऑफिसर ने बोला है ना, थोड़ी फाइनल है ये। जब हम लोग हार जाएंगे तब पे करना पड़ेगा, या तो और ऊपर जाएंगे अपील के लिए। तो अभी के लिए अपीलेट अथॉरिटी बोलता है जितना भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड टैक्स, इसका 10% भरना है। कितना भरना है? 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, नॉट इंटरेस्ट, नॉट पेनल्टी। 10% किसका भरेंगे? डिस्प्यूटेड टैक्स का। लॉजिक समझो, क्यों डिस्प्यूटेड का? क्योंकि इंटरेस्ट तो अब तक आया ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कब आएगा? जब हम लोग हारेंगे। पर अब तो हम लोग मतलब लड़ रहे हैं ना, तो हारे तो नहीं अब तक। तो इंटरेस्ट का क्यों भरे परसेंटेज? पेनल्टी का क्यों भरे? क्या पता हम लोग जीत गए तो टैक्स भी जीरो हो जाएगा, इंटरेस्ट भी जीरो, पेनल्टी भी जीरो। तो अभी यहां पर हम लोग को 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स का ही भरना पड़ेगा प्री डिपॉजिट। मतलब कि टोटल 328 प्लस 10% ऑफ दिस अमाउंट। कितना आ रहा है? 95,000 है। ओके, 10% ऑफ 9,50,000। ओके, 95,000 का हम लोग को क्या भरना पड़ेगा? प्री डिपॉजिट 95 प्लस 328। सबको समझ में? क्लियर है का प्री डिपॉजिट? ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट का 10% नहीं निकालना, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट पूरा भरना पड़ेगा। देखो, अनडिस्प्यूटेड जो चीजें है ना, अनडिस्प्यूटेड, वो पूरी भरनी है, क्योंकि वो आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन जिधर आप चैलेंज कर रहे हो उधर टैक्स का 10%। समझा? पक्का? आगे गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो अमाउंट है 95,000, ओके, ये 25 लाख, 25 लाख, सॉरी 25 करोड़, 25 करोड़ सीजीएसटी एसजीएसटी से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि डिस्प्यूटेड 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स कैनॉट एक्सीड 25 करोड़ सीजीएसटी, 25 करोड़ एसजीएसटी। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा है। तो मैक्सिमम इतना है। मतलब समझो आपके ऊपर लायबिलिटी आया से 480 करोड़ का। ओके, तो 48 करोड़ भरना पड़ेगा आपको। 10% बोलो ना, 48 करोड़। पर 48 करोड़ नहीं भरना इस बार। कितना भरने का? 25 का। 480 करोड़ लायबिलिटी के लिए बहुत बड़ा सेल होना चाहिए। ओके, तो ये लिमिट वैसे तो यूजलेस ही है और कुछ काम का नहीं है, वैसे ही लिमिट है। हाँ बोलो। क्या क्या? हाँ, तो 48, क्योंकि फिर 10%। क्या क्या? खाली सीजीएसटी का चेक करना। हाँ, सीजीएसटी 25, एसजीएसटी 25, आईजीएसटी रहेगा तो 50। अगर 480 करोड़ आईजीएसटी का लाइबिलिटी है तो इसका 10% 48 करोड़ है। ओके, वो पे करना पड़ेगा फिर 48। लेकिन अगर ये 48 बाइफरकेटेड है, ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर है वो, तो फिर नहीं आया, तो 25-25 भरेंगे। क्लियर है क्या? हाँ, आगे सुनो। यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? चेक करो एक बार, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोविजन है ये, चेक करो एक बार। एग्जाम में आता है रेगुलरली। हाँ, बरोबर। यस यस यस। ओके, आपका ये जो प्री डिपॉजिट है वो कंसिडर किया जाता है। ओके, जो भी लायबिलिटी फाइनल आता है उसमें से इतना कम भरना है। अगर आपका लायबिलिटी आया समझो,
तो 9,50,000 नहीं भरेंगे इस बार, 9,50,000 माइनस 95। एंड अगर आप लोग जीत गए तो ये 95 वापस मिलता है विथ इंटरेस्ट 6%। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ रिफंड 6% से मिलेगा इंटरेस्ट। पर कब मिलेगा? जब आप जीतोगे 18%। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट नहीं आ रहा है इसमें? समझ में आया? ये नोट्स पढ़ते हैं उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट एट एनी स्टेज इफ अपील इज फॉर रिफंड एलिजिबिलिटी। मतलब आप रिफंड मांगने के लिए गए हो तो कोई प्री डिपॉजिट नहीं भरना, क्योंकि रिफंड के लिए अगर आप जाते हो तो आप ऑलरेडी सीरियस हो। देखो प्री डिपॉजिट का लॉजिक क्या था? सीरियस लोगों को एंटरटेन करना है। पर अगर आप रिफंड के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सीरियस ही हो। पर अगर आप लायबिलिटी पे नहीं करना है इसलिए जा रहे हो तो हो सकता है कि आप ऐसे टाइम मांगने के लिए चले जाओ। तो रिफंड के लिए क्या बोला ये लोगों ने? प्री डिपॉजिट का जरूरत नहीं है, नो प्री डिपॉजिट। ओके, नो प्री डिपॉजिट फॉर रिफंड पर्पस। क्लियर? आगे ये पढ़ो एक बार, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। प्री डिपॉजिट का रिफंड मिलेगा 6% के इंटरेस्ट से। अभी यहाँ पे आगे लिखा है डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करता है। कौन? डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है तो कोई प्री डिपॉजिट का जरूरत नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सीरियस रहेगा तभी फाइल करता है। तो प्री डिपॉजिट का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो प्री डिपॉजिट कब लगेगा? जब असेसी अपील फाइल करे। समझ में आया? अभी ये वाला पॉइंट जो लिखा है इसको मार्क करो, लिखो टू बी स्टडीड आफ्टर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, क्योंकि सेक्शन 129 बाद में। तो टू बी स्टडीड आफ्टर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऐसा लिख। पहुंच पहुंच नहीं रहा है। हाँ, पकड़ोगे ना? पक्का? गिरेगा तो? हम्म। ग्रीन लाइट नहीं आ रहा ना? ग्रीन लाइट गया तो यहाँ तक समझ में आया। चलो उसके बाद एडवाइजरी टाइम लिमिट टू डिस्पोज अपील। मतलब कि अगर अपीलेट अथॉरिटी को पॉसिबल है तो 1 साल के अंदर बोला है आप ऑर्डर खुद का बनाना। ओके, अपने को अपील का ऑर्डर मिलेगा, फिर भी अपील अथॉरिटी का ऑर्डर आता है। ओके, ऑर्डर इन अपील। ओके, ओ आई ओ करके रहता है एक। ओके, ओ आई ओ मतलब कि ऑर्डर इन ओरिजिनल। देखो प्रैक्टिकली तुम लोग को ओ आई ओ मिलेगा, ओ आई ओ एंड ओ आई ए। ओके, प्रैक्टिकली टर्म्स में बात करते हैं। ओ आई ओ मतलब कि ऑर्डर इन ओरिजिनल। ओके, प्रैक्टिकली ऑफिस में ऐसे बात करते हैं। ओ आई ओ आया है क्या चेक करो, मतलब कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर ओरिजिनल। ये ऑर्डर इन अपील मतलब ये अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है। तो यहां पर बोला हुआ है ऑर्डर इन ओरिजिनल, ऑर्डर इन अपील। ओके, ऑर्डर इन ओरिजिनल मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, ऑर्डर इन अपील मतलब कि अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर। तो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर कितने टाइम में बनाने का उनको बोला गया? विद इन 1 ईयर। लेकिन ये 1 ईयर का टाइम जो दिया है इट इज एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब ओके करना है तो करो, नहीं तो लेट हुआ तो भी चलेगा।
ओके, ऐसा नहीं मानेंगे कि लेट हुआ तो डीम्ड कंक्लूजन, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक साल में नहीं बना पाए आप ऑर्डर तो ठीक है, उसके बाद बनाना। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील द अपीलेट अथॉरिटी शैल पास अ स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब कि सब फैक्ट्स होना चाहिए उसमें। ओके, ऐसा नहीं कि अपील नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा खाली इतना ही लिखना, पूरा डिटेल में आपको सेक्शन नंबर, केस लॉ, प्रोविजन सब कुछ लिख के बनाने का। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? अभी कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। अपीलेट अथॉरिटी कैन अलाउ ऑन सफिशिएंट कॉज टू ऐड ग्राउंड्स ऑफ अपील इफ नॉट स्पेसिफाइड इन अपील। मतलब कि हम लोगों ने अपील किया, ओके, ये तीन मैटर पे मतलब हम लोग को अपील करने का था, ये ग्राउंड्स था हम लोग के अपील का। ओके, ये रीजन के वजह से हम लोग को ये तीन मैटर पे लड़ना है। कुछ रीजन हमने लिखा कि ये सेक्शन के हिसाब से हम लोग सही है, ये सेक्शन के हिसाब से हम लोग सही है, ये इसके हिसाब से सही है, और उसमें एक पॉइंट लिखना भूल गए। ओके, हम लोग ने एक सेक्शन को कोट करना भूल गए। ओके, तीनों मैटर को चैलेंज किया, लेकिन एक पॉइंट भूल गए जो हम लोग को और स्ट्रेंथ दे सकता था हमारे केस को। वो पॉइंट हम लोग डालना भूल गए, मतलब ग्राउंड ऑफ अपील भूल गए एक पॉइंट। तो वी कैन ऐड ग्राउंड ऑफ अपील बट ऑन सफिशिएंट कॉज। ओके, ऑन सफिशिएंट कॉज, ऐसा किसी को भी ऐड करने नहीं देगा वो। बोलेगा क्या रीजन है, आप तभी क्यों भूल गए? तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि तब रह गया, हम लोग को एक कॉज देना पड़ेगा कि तब ये एक्ट अमेंड नहीं हुआ था, अब भी नोटिफिकेशन आया, इस वजह से हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं। हम लोग देयर शुड बी अ रीजन, समझ में आया? तो अपील अथॉरिटी कैन अलाउ ऑन सफिशिएंट कॉज टू ऐड ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड इन अपील। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिमांड केस बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। रिमांड बैक करना मतलब कि वापस से आप केस को स्टार्टिंग से करो। देखो, अपन समझो होमवर्क सबमिट करते हैं क्लास टीचर को, बोलते हैं नहीं बराबर नहीं, वापस करो, तो वैसा। ओके, हम लोग को अपील आया, फॉर एग्जांपल अपील अथॉरिटी को अपील आया, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि ये क्या काम किया आप लोगों ने, ये लो वापस करो, ऐसा नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये पावर किसको दिया है? ट्रिब्यूनल को दिया, हाई कोर्ट को दिया, अपीलेट अथॉरिटी को नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिमांड बैक केस। ओके, वो वापस से केस दे नहीं सकता उसको कि ये लो आप वापस से पूरा शुरू से करो, आपने मिस्टेक किया। समझा? आगे, कैनॉट गिव मोर देन 3 एडजर्नमेंट्स, मतलब कि 3 डेट से ज्यादा कोई डेट देगा नहीं वो, मैक्सिमम 3 डेट्स। ओके, नया नया डेट मिलता है ना हियरिंग का, और 3 ही डेट मिलेगा आपको मैक्सिमम, उसके बाद फिर वो एक्सपार्टी हो जाएगा। एक्सपार्टी मतलब वन साइड, कोई आए ही नहीं हियरिंग में, ये लो। क्लियर? हाँ, फर्स्ट वाले में बोला है कि ग्राउंड ऑफ अपील को अगर आप भूल गए हो, कोई ऐसा पॉइंट, कोई सेक्शन नंबर कोट करना भूल गए, तो वो सेक्शन नंबर कोट करने को दे सकते हैं, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा आप ऐसे कैसे भूल गए। ओके, सेकंड, अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर अपील आया तो वो वापस से केस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे नहीं सकता कि आप लोग वापस से करो फिर आना, आया तो आया, खत्म। समझा? वापस से हम लोग दे नहीं सकते, ये लो आप लोग वापस से स्टार्टिंग से काम करो, क्योंकि आपको और मैटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मैंने बोला कि OIA को पास करने का टाइम लिमिट 1 ईयर है, ये वाला अपील अथॉरिटी। ओके, 1 साल के अंदर पास करना है। अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर रहता है उसका नाम रहता है OIA, ऑर्डर इन अपील, मतलब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर। अपीलेट अथॉरिटी का क्या डिसीजन है, वो किसके फेवर में, ऑफिसर के फेवर में कि हमारे फेवर में, वो डिसीजन जो है उसको बोलते हैं ऑर्डर इन अपील। ओके, ऑफिसर बोल रहा है कि 16(4) का लायबिलिटी रिवर्स करो, 180 डेज वाला आप लोग वापस करो, GST नंबर नहीं है सप्लायर के पास, 1.5 लाख का उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, वापस करो।
अगर अपीलेट अथॉरिटी बोलती है कि ऑफिसर सही बोल रहा है, ओके, अपीलेट अथॉरिटी क्या बोल रही है, ऑफिसर सही बोल रहा है, तो वो ऑर्डर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आप लोग का लायबिलिटी 16(4) का इतना, इसका इतना, इसका इतना। मतलब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर इस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जैसे ही हो गया, तो हम लोग को न्याय नहीं मिला, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, GST 18। समझा, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है मतलब स्टेट बैंक के पास जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? फोर्थ, अपीलेट अथॉरिटी कैन रेक्टिफाई मिस्टेक apparent from record under section 161 within 3 months from order। अगर कुछ मिस्टेक हो गया है ऑर्डर पास करने में, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते 3 महीने के अंदर, रेक्टिफिकेशन। ओके, गलत ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन कितने टाइम में कर सकते हैं, विद इन 3 मंथ्स। आगे, शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73-74 to be given for enhancing the liability। एग्जाम्पल, हम लोगों ने अपील किया था 9.5 लाख के टैक्स के लिए। हम लोगों ने अपील कितने के लिए किया था, 9.5 लाख के टैक्स के लिए हमने अपील किया। पर अपीलेट अथॉरिटी बोलता है 9.5 लाख नहीं, नहीं, आपका लायबिलिटी 15 लाख। मतलब उसने क्या कर दिया, और ऐड कर दिया। मतलब हम लोग तो यहाँ पर इसको कम करने गए थे, उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं एनहांसिंग द टैक्स ड्यूस। अगर टैक्स ड्यू एनहांस हो गया तो क्या करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ओके, ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा टू द अपीलेंट। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था। ओके, इसके सामने अपील में गए, अपील वाला हमको बोल रहा है कि आपका लायबिलिटी बढ़ने वाला है अभी, तो हम लोग को नोटिस आएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कि इन योर अपील आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। समझ में? और हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था डिमांड एंड रिकवरी में, अगर अपना लायबिलिटी बढ़ जाता है तो ये लायबिलिटी जो बढ़ा है कि वो वहीं से बढ़ा था जिस दिन नोटिस ओरिजिनल पास हुआ था। ओके, वो इससे रिलेटेड, समझो। अपीलेंट कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ अपील। हाँ, इसमें ऐड कर दो, विड्रॉवल के लिए हम लोग अपील कर सकते हैं, मतलब विड्रॉवल का रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद इन 7 days। इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपील फाइल किया और हमको लग रहा है कि कुछ ग्राउंड मिसिंग रह गया, मतलब कुछ लिखना रह गया, और हमको तुरंत रियलाइज होता है, तो 7 दिन के अंदर क्या करो, जो अपील फाइल किया है उसको विड्रॉ कर लो एंड फिर नया फाइल कर दो।
ठीक है। हाँ, मतलब अपील को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, फाइल किया विड्रॉ कर लो। विड्रॉ कोई क्यों करेगा? हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना रह गया हो सकता है कुछ लिखना रह गया हो और हमने गलती से फाइल कर दी या गलत डॉक्यूमेंट अटैच करके फाइल किया, तो हम लोग को विड्रॉ करने का और फिर सही वाला फाइल कर देंगे। हाँ, एक्नॉलेजमेंट इशू किया रहेगा तो अप्रूवल लगेगा, ऑफिसर अपना ये अपीलेट अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा। एक्नॉलेजमेंट आ गया APL 02 में, तो अभी हम लोग को विड्रॉ करना है तो उनको पूछना पड़ेगा कि विड्रॉ करे क्या। वो लोग पूछेंगे क्यों विड्रॉ करना है, क्या मिस्टेक हो, फिर हमको बताना पड़ेगा। समझा? तो अपना अपीलेट अथॉरिटी वाला हो गया। इंपॉर्टेंट खाली प्री डिपॉजिट था। ओके, प्री डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट, ये दो ही चीज़ याद रखना, बाकी तो पढ़ोगे तो ऐसे याद रहेगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, टाइम लिमिट याद रखना है 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ। ओके, एंड डिपार्टमेंट अपील के लिए 6 मंथ प्लस 1 मंथ। प्री डिपॉजिट कितना भरना पड़ेगा डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट को कुछ नहीं भरना पड़ेगा। असेसी को 100% ऑफ अनडिस्प्यूटेड लायबिलिटी। ओके, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका 100%, एंड डिस्प्यूटेड का 10% ऑफ टैक्स। क्लियर है क्या? सब्जेक्ट टू 25 करोड़ 25 करोड़। क्लियर? मैक्सिमम 25-25 करोड़ ही CGST SGST हो सकता है। तो अपना अपीलेट अथॉरिटी का हो गया। ओके, अपीलेट ट्रिब्यूनल करेंगे। अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कौन जा सकता है? जो अपीलेट अथॉरिटी के पास से आ रहा है। ओके, अपीलेट अथॉरिटी से हमको न्याय नहीं मिला तो किधर जाएंगे? ट्रिब्यूनल जाएंगे। तो ऑर्डर्स पास्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी। ओके, अपील कौन से ऑर्डर से जा रहे हैं हम लोग? अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के सामने कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल जाएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर मैटर रहेगा तो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे। समझ में? और अगर अदर देन प्रिंसिपल रहेगा तो स्टेट बेंच के पास। ये भी अपना हुआ था। और ये पॉइंट नया है। ओके, नया मतलब ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। ये पॉइंट में लिखा है अगर रिविजन अथॉरिटी है, अगर आपका ऑर्डर रिवाइज किया है, ओके, हायर अथॉरिटी रिवाइज कर सकता था, हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, अगर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों ने अगर ऑर्डर पास किया तो उसके ऊपर अगर रिवाइज करेगा। ओके, रिवीजन के टाइम पे रिवीजन का जो लेवल है हम लोग क्या मानते थे? ओके, वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपीलेबल नहीं है क्योंकि वो उनके लेवल का ही हो गया हो। तो फिर ऊपर जाएंगे, मतलब कहाँ जाने वाले? डायरेक्टली अपीलेट ट्रिब्यूनल, GST 80 जाएंगे। ये वाला समझा नहीं? पहले हमने अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील किया, इसमें ये GST 80 को अपील कर रहे हैं। तो GST 80 के पास अगर हम लोग को जाना है तो कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो, ये फॉर्मेट पहले समझो इसका चार्ट का। ये ये अपीलेट अथॉरिटी का है पूरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है आपको तो कब जा सकते हैं, कितने टाइम में आ सकते हैं, वो सब इधर सीखा। अभी हम लोग सीख रहे हैं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हम लोग कब जा सकते हैं, कितने टाइम में जा सकते हैं, ओके, वगैरह वगैरह। उसके बाद देखेंगे हाई कोर्ट में कब जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो जो 4 हायरार्की था वो हायरार्की में हम लोग को क्या क्या फॉलो करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। समझ में? क्लियर है क्या? रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर रहेगा, रिविजनल अथॉरिटी, उसके ऑर्डर के सामने भी हम लोग कहा जाएंगे? ट्रिब्यूनल। तो रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं समझा? पक्का? वापस से बोलूं? बोलो बोलो बोलो। ठीक है। ओके, तो रिविजनल अथॉरिटी के पास हम लोग रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के सामने डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में जाएंगे। क्लियर है क्या? कितना टाइम लिमिट है देखो, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। उधर था 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ।
यहाँ पर 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। डिपार्टमेंट के पास पहले 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ था, अभी 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। क्लियर? अभी ये फॉर्म नंबर है, ये जाने दो, ये वाला समझते भी। ओके, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन shall be filed by respondent within 45 days from the receipt of notice that appeal has been preferred। किसका मीनिंग समझो। यहां पर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहां पर है अपीलेट अथॉरिटी, यहां पर है ट्राइब्यूनल। बरोबर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडवर्स ऑर्डर पास किया था आरसीसी के अगेंस्ट, अपीलेट अथॉरिटी ने उसको फेवरेबल कर दिया। आ रहा समझ में क्या हुआ? इसके ऑर्डर के सामने हमने क्या किया था? अपील किया था। अपीलेट अथॉरिटी आ गया हमारे फेवर में, अभी किसको गुस्सा आएगा? डिपार्टमेंट को। तो अभी डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपील फाइल करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डिपार्टमेंट का अपील। यहां पर किसने अपील किया था? हाँ, आरसीसी ने। क्लियर है क्या? अभी क्या होएगा? ये ट्रिब्यूनल के पास अपीलेंट कौन है? अपीलेंट, ध्यान से सोच के बोलना, अपीलेंट कौन है? डिपार्टमेंट। अपीलेंट मतलब कि जो अपील कर रहा है। ओके, डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज अपीलेंट इन दिस केस। इन दिस केस तो रिस्पोंडेंट कौन हुआ? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट ट्राइब्यूनल के पास तो हम लोग लेके जा रहे हैं केस को, आरसीसी। देखो, दो जन झगड़ रहे हैं, ओके, न्याय देने वाला जीएसटी एटी है, तो जिसने कंप्लेंट किया उसको बोलते हैं अपीलेंट, जिसके सामने कंप्लेंट किया वो उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। समझ में आया क्या? तो रिस्पोंडेंट इस केस में कौन हो गया? आरसीसी। अपील कौन फाइल करेगा? ट्राइब्यूनल को, डिपार्टमेंट। तो ट्राइब्यूनल के पास अपील आया, अबे ट्राइब्यूनल क्या करेगा? आरसीसी को बोलेगा कि आपके सामने अपील आया है, मतलब रिस्पोंडेंट को बोलेगा कि आपके सामने अपील प्रेफर किया है डिपार्टमेंट ने, आपको कुछ बोलना है क्या? अगर बोलना है तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मतलब कि यू हैव ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट अपील। ओके, डिपार्टमेंट ने जो अपील फाइल किया है वो आपको बरोबर नहीं लग रहा है। ओके, डिपार्टमेंट ने अपील किया है, आपको सही नहीं लग रहा है, गलत है। डिपार्टमेंट क्या अपील कर रहा है? ओके, सही बोला था अपील अथॉरिटी ने हमारे फेवर में। तो यहां पर क्या होएगा? ट्राइब्यूनल किसको मौका दे रहा है? अभी आरसीसी को मौका दे रहा है, रिस्पोंडेंट को मौका दे रहा है कि आपको कुछ बोलना है तो बोलो। उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। समझा सबको? तो कितने टाइम में फाइल करना होता है ये? विद इन 45 डेज। ओके, 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। ओके, 45 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल, 45 प्लस 45। ओके, 45 प्लस 45। केस सॉल्व नहीं हुआ, केस उल्टा हो गया। हाँ, तो डिपार्टमेंट को तो बुरा लगेगा ना, तो डिपार्टमेंट अपील कर रहा है। नहीं, पर एक स्टेज आएगा ना खत्म होने का, हाई कोर्ट पे जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब खत्म हो जाएगा। जीएसटी जाएगा सीसी, तो रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट बन जाएगा। अगर समझो अपीलेट अथॉरिटी ने आरसीसी के अगेंस्ट ऑर्डर दिया होता तो अपील कौन करता? अपना ट्राइब्यूनल में आरसीसी करता। बरोबर है? तो इस बार रिस्पोंडेंट कौन बन जाता? डिपार्टमेंट। हाँ, उसको भरना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन किसको भरना होता है? हमेशा रिस्पोंडेंट को भरना होता है, क्योंकि अपील तो करने वाला अपना साइड बताएगा ही, लेकिन जो पर्सन के सामने अपील हुआ है उसको अपना मौका, अपना अपना साइड रखने का मौका मिल रहा है।
by filing memorandum of cross objection. एक सेकंड, डिपार्टमेंट अपील अथॉरिटी के पास अपील करेगा, हाँ। तो डिपार्टमेंट और ऊपर अपील करेगा। हाँ, इधर एडवर्स था। अच्छा, इसको उल्टा करूँ, हाँ ठीक है। ओके, ये केस को उल्टा करते हैं और चेक करते हैं। ओके, अज्यूम करो कि ये फेवरेबल आया था, बरोबर। तो अपील कौन करेगा इस बार? डिपार्टमेंट। ओके, अभी अपील अथॉरिटी अगर समझो हमारे फेवर में ही बात कर रहा है तो सेम ही रहेगा, डिपार्टमेंट को वापस गुस्सा आएगा, डिपार्टमेंट अपील करेगा। लेकिन अगर एडवर्स हो गया तो हम अपील करेंगे। नहीं नहीं, तभी नहीं मिलेगा, ये खाली ट्राइब्यूनल में मिलेगा। एवरीवन, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इज ओनली एट द ट्राइब्यूनल स्टेज, नॉट अपीलेट अथॉरिटी स्टेज। यहां पर कोई मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं है, उधर कुछ नहीं। ऑर्डर हमारे फेवर में है ना, देखो, ऑर्डर हमारे फेवर में है। तो ऑर्डर जो बोल रहा है वो सही है, ऐसा ही तो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसको और क्या बताने का? पॉइंट समझा क्या बोला? देखो, एडजुडिकेट अथॉरिटी ने फेवर में ऑर्डर पास किया, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने बोला बराबर है। तो अपीलेट अथॉरिटी को हम लोग को अभी और नहीं बताना है कि ये क्यों बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना फेवरेबल ऑर्डर। तो वही हम लोग के लिए, मतलब ऑफिसर के लिए, अपीलेट अथॉरिटी के लिए ग्राउंड है कि ये बराबर बोल रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पर ट्राइब्यूनल में जाएंगे तब केस को चेंज भी हो सकता है, मतलब नीचे फेवरेबल ऊपर एडवर्स, नीचे एडवर्स ऊपर फेवरेबल, तो दूसरा साइड सुनना पड़ेगा। देखो यहाँ पर चेंज हो गया ना। हाँ हाँ, डिपार्टमेंट के फेवर में हो गया, मतलब कि ये हम लोग के एडवर्स में लिख रहा हूँ इधर। ओके, हाँ अभी ऐसे ही जाएगा, समझ में आया क्या? ओके, अगर अपीलेट अथॉरिटी में हमारे अगेंस्ट आ गया तो हमको गुस्सा आएगा, तो हम लोग अपील करेंगे ट्राइब्यूनल पे। इधर इधर सुनो, हाँ तो हाई कोर्ट। हाँ, पर क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन वो नहीं था ना, क्वेश्चन जो बोला वो क्वेश्चन नहीं था ना। नहीं नहीं, सेम नहीं था, सुनो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सुनो सुनो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, ओके, हाँ सबसे पहला अपीलेट, हाँ। ओके, देखो यहाँ पर देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने फेवरेबल दिया, मतलब हमारे फेवर में। ओके, तो डिपार्टमेंट ने अपील फाइल किया और फिर हमारे अगेंस्ट हो गया वो। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे किधर? ट्राइब्यूनल, हम लोग जीएसटी एटी में जाएंगे। ओके, असेसी जाएगा। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन फाइल करेगा? डिपार्टमेंट फाइल करेगा। क्लियर है क्या? समझा? मतलब इन सिंपल वर्ड्स तुम लोग को क्या चेक करना है कि अपीलेंट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है। ओके, जिसके जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आता है वो अपीलेंट बन जाता है। समझा पॉइंट? यहाँ पर मेरे अगेंस्ट आया तो मैं एक बन गया अपीलेंट, अगर मेरे फेवर में आता तो डिपार्टमेंट बन जाता अपीलेंट, और सामने वाला भरता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्लियर? आगे, फीस फॉर फाइलिंग अपील और रिस्टोरेशन ऑफ अपील shall be 1000 for every 1 lakh of tax। हाँ, जब भी नोटिस आएगा, अगर रिसीट ऑफ नोटिस दैट अपील हैज बीन प्रेफर्ड विद इन 45 days ऑफ नोटिस रिसीट, मतलब डिपार्टमेंट जो है ना, ये ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल वो बोलेगा कि हमको अपील मिला है आपके अगेंस्ट,
उधर से 45 डेज। मतलब कि डिपार्टमेंट जो है जीएसटी एटी वो सामने वाले का साइड सुन रहा है, रिस्पोंडेंट क्या बोलना चाहता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अभी यहाँ पर रिस्पोंडेंट असेसी है, अपील किसने भरा, डिपार्टमेंट ने अपील किया। अभी ट्राइब्यूनल के पास अपील आ गया है, किसके पास से आया, डिपार्टमेंट के पास। तो ट्राइब्यूनल पूछ रहा है रिस्पोंडेंट को, ओके ऐसा अपील आया है, आपको कुछ बोलना है क्या इसके सामने, बोलना है तो क्या फाइल करो, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अभी आगे बोला है कि अगर आपको अपील फाइल करना है तो उसका फीस लगेगा। देखो अपीलेट अथॉरिटी में कोई फीस नहीं था, खाली प्री डिपॉजिट था, यहाँ पर फीस भी है। बोलते हम लोग इतने वेले नहीं बैठे, हम लोग को फीस भी लगेगा। ओके 1 लाख के ऊपर 1000 रुपया फीस, अगर आपका 50 लाख का मैटर है तो 50,000 फी। ओके 1 लाख के ऊपर फॉर एवरी 1 लाख 1000 इज द फीस। तो 20 लाख का मैटर है तो 20,000, 50 का है तो 50,000, तो अपने को फीस भरना पड़ेगा। ओके मैक्सिमम इट वुड बी 25,000 CGST, 25,000 SGST, दोनों मिला के 50, अगर IGST का केस रहेगा तो 50। क्लियर है क्या क्या? हाँ 1%। पर डिफरेंस इन टैक्स बोला, डिफरेंस इन टैक्स। देखो डिफरेंस इन टैक्स बोला मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कि, मतलब ऑफिसर बोल रहे हैं कि आपको 50,000 का ITC मिलेगा। नहीं नहीं, क्या क्या, फॉर एवरी 1 लाख और पार्ट देयर ऑफ ना, क्या क्या, 1 लाख 1,000, 1 लाख का लाइबिलिटी रहेगा तो 1000 रुपया, तो वन, हाँ तो फिर 1 लाख से ऊपर गया ना वो, तो 2,000 रुपया। अपना ईवे बिल में था ना वैसा, थोड़ा भी ऊपर गया तो फिर वो पूरा उतना लेते। तो यहाँ पर 1000 का स्लैब 1 लाख के हिसाब से, तो ऊपर का 90 के लिए थोड़ी ना आपको फ्री में दे देंगे, उल्टा 1000 रुपया ले लेंगे एक्स्ट्रा। 1% बोलते तो नुकसान होता ना उन लोग का, 1% नहीं, 1% होता तो नुकसान होता है लोग का। अगर 1,20,000 का रहता तो 1% करेंगे तो 1200 आता, लेकिन इसके हिसाब से 2,000 आया। हाँ, कौन सा? हाँ डिफरेंशियल का। अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ 1 लाख का ITC मिलना चाहिए, ऑफिसर बोलता है नहीं 20,000 का ही मिलना चाहिए, ओके तो इधर 80,000 का मैटर है ऐसा मानेंगे। हाँ डिफरेंस को फिर 1 लाख से कंपेरिजन होगा। हाँ इधर 1000 रुपया है, नहीं 1 लाख के अंदर है ना, फॉर एवरी 1 लाख तक के मैटर के लिए 1000 रुपया। हाँ हाँ बरोबर। और IGST रहेगा अगर 30 lakhs तो 30,000, तो 50 का लिमिट है। हाँ IGST रहेगा तो 50 का लिमिट है, एक सेकेंड, IGST रहेगा तो 50 का लिमिट है। ओके तो IGST अगर 30 लाख का लाइबिलिटी है तो 30 भरेंगे, लेकिन अगर CGST 30 लाख है तो 25,000 भरेंगे। हाँ 1 लाख नहीं है तो 1 लाख के अंदर के लिए तो मिनिमम ही है ना, नहीं तो बिना फीस के सब लोग जाएंगे। हाँ लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये लोग ना 50,000 के ऊपर का ही मैटर एक्सेप्ट करते हैं, उसके नीचे का रिफ्यूज कर डालते हैं। हाँ 1,000 तो आएगा ही फीस, यस। ओके आगे आएगा पढ़ते बाद। यहाँ तक समझ में आया क्या फीस? ओके देयर शैल बी नो फीस फॉर एप्लीकेशन मेड बिफोर ट्राइब्यूनल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके अगर हम लोग को कुछ मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का है, मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, ओके मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, ओके तो हम लोग को कोई फीस नहीं आएगा, समझ में आएगा? मिस्टेक को अगर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं देयर शैल बी नो फीस फॉर एप्लीकेशन मेड बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके कुछ मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, हमको मिस्टेक दिख रहा है उसमें,
तो हम लोग फिर वापस से बोलेंगे उनको, रेक्टिफिकेशन के लिए अपील कर, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन के लिए जाना है तो कोई फीस मत भरो, अपील करना है तब फीस भरेंगे। ओके। अभी प्री डिपॉजिट एकदम सेम मैनर में है, लेकिन खाली परसेंटेज चेंज है। 10 के जगह पे 20 है, एंड ये 20 इन एडिशन टू दैट 10 है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उधर 10 भरा अपन ने, यहां पर और 20 है। ऐसा नहीं कि टोटल 20 अब तक 10 माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर समझो सेम केस है, अभी जो ये केस लिया था, यहां पर कितना भरेंगे हम लोग? ओके, यहां पर कितना भरेंगे? 95 कैसे? नहीं नहीं, ट्राइब्यूनल वाले केस में, इस केस में कितना भरेंगे? 1,90,000। देखो, अगर ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर अगर अपीलेट अथॉरिटी ने बनाया होता, पहले तो हमने देखा एडजुडिकेटिंग ने बनाया, अगर अपीलेट ने बनाया होता तो ऐसे केस में हम लोग डिस्प्यूटेड टैक्स का 20% भरते। समझा? और जितना एक्सेप्ट करना है वो तो पूरा भरने का, तो सेम ही है। ओके, मान के चलो इसमें ऐड करते हम लोग। लेट अस से कि सप्लायर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये वाला केस हम लोग हार गए ऐसा मान रहे हैं। ध्यान से सुनना। अज्यूमिंग कि ये केस हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, एक्सेप्टेड एट अपीलेट अथॉरिटी लेवल। अभी कितना प्री डिपॉजिट भरेंगे? चलो, हम लोगों ने ये वाला एक्सेप्ट कर लिया अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर पे, तो अनडिस्प्यूटेड कितना, एक्सेप्टेड कितना हो गया? समझा? हाँ सुनो, अपीलेट अथॉरिटी पे हमने कितना एक्सेप्ट किया? कितना एक्सेप्ट किया? 1,50,000 का टैक्स प्लस इंटरेस्ट 70 का एंड 15 का पेनल्टी, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो पूरा का पूरा भरने का कितना आ रहा है? 2 लाख। 2,35,000 पूरा भरेंगे। ओके, प्लस कितना डिस्प्यूट में लेके जा रहे हैं हम लोग ट्राइब्यूनल के पास? 8 लाख। तो 8 लाख का 20%। क्लियर है सबको? समझा क्या? अगर हम जीतेंगे तो हमको नीचे का 95 भी वापस मिलेगा, और ये जो 8 लाख का 20% है वो भी वापस मिलेगा। समझा? हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, पूरा मतलब अगर समझो और ऊपर नहीं जा रहे तो अभी मिल जाएगा, ऊपर जा रहे तो फिर और रुकेंगे ये लोग। क्या पता ऊपर हार गए तो। नहीं नहीं, देखो, ये जो 2 पॉइंट है ना, फर्स्ट 2 पॉइंट, ये हम लोगों ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के स्टेज पे एक्सेप्ट कर लिया, बरोबर। फिर 3 के लिए अपील किया, उसमें से अपील अथॉरिटी पे यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिया। अभी हमको लग रहा है कि ये 2 मैटर तो ट्राइब्यूनल में लेके जाते हैं, तो ये 2 मैटर ट्राइब्यूनल पे डिस्प्यूटेड है, उसका 20%, ये पूरा पूरा भर देंगे। समझा क्या? समझा? हाँ, जीत गए होते मतलब अपीलेट अथॉरिटी में, तो सेम ही आता, मतलब ये 2,35,000 नहीं भरना पड़ता, बट खाली 8 लाख का। क्या क्या? पूरा केस होने दो पहले, और अगर रिफंड नहीं, इसमें एडजस्ट कर देंगे ना। हाँ,
आगे आगे चल के लायबिलिटी नहीं आया तो फिर रिफंड करेंगे। हाँ तो रुकेंगे ना, आप लोग अभी अपील कर रहे हो ना, तो रुको, अभी रिफंड नहीं मिलेगा। अपील नहीं किया तो मिल जाता। नहीं नहीं, ये लायबिलिटी के सामने एडजस्ट है। समझा नहीं? हाँ, 3 और 4 का जब पे करना है, ओके, तब ये 95 का यूज होएगा। हाँ, यस, मतलब इंटरेस्ट आपको खाली उतने पे मिलेगा। हाँ, जितना आप लोग जीते हो उसके ऊपर ही मिलेगा खाली। ओके। हाँ, जितना बचता है उसके ऊपर। अभी आप तो खाली यही केस जीते हो, तो आपको थोड़ी ना उसके पूरे 95 पे इंटरेस्ट देंगे। हाँ हाँ, उसका जितना पोर्शन है उसके ऊपर ही, 15,000 के 6%। क्लियर है? उसके बाद अपर कैप जो है ना, यहाँ पर अपर कैप 25-25 के जगह पे 50-50 है, एंड 100 करोड़ IGST। देखने के तो सेम ही है, क्योंकि उधर 10% था तो 25 था, यहाँ पर 20 है तो 50 है, मतलब हर जगह पे सेम ही प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। नो प्री डिपॉजिट व्हेन डिपार्टमेंट इज फाइलिंग अपील, तो अपने को मालूम है। टाइम लिमिट सेम, 1 ईयर के अंदर पास करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर। ओके, कुछ पॉइंट्स है एक्स्ट्रा। अपीलेट ट्रिब्यूनल इन इट्स डिस्क्रिशन may refuse to admit any appeal। ओके, वो अपील को एडमिट ही नहीं करेगा अगर टैक्स का अमाउंट और ITC का अमाउंट और इन दोनों का डिफरेंस का अमाउंट 50,000 रुपये से कम का रहेगा। के बीच में बोला था ना वो पॉइंट, तो 50 से कम का रहेगा तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओके, पर इधर लिखा है मे रेफ्यूज, मतलब करना है तो कर सकते हैं, अगर फ्री है तो कर लेंगे। ओके, GST हैज द पावर टू रिमांड बैक केस, ये देखो, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओके, केस को रिमांड बैक करना। ओके, रिमांड बैक करना मतलब कि वापस से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देना कि आपने गलती किया है, पूरा ठीक करके आओ वापस। तो वो किसको दे सकते हैं ये लोग? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे सकते हैं कि आप सही से करो, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी दे नहीं पा रहा था। मैक्सिमम एडजमेंट 3 एडजमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोला है, द ट्राइब्यूनल कैन करेक्ट इट्स ओन ऑर्डर फॉर एनी अपेरेंट मिस्टेक्स विद इन 3 मंथ्स, जो उधर था 3 महीने में रेक्टिफिकेशन कर सकते। लेकिन आगे क्या बोला देखो, बट इट हैज नो पावर टू रिव्यू, नो पावर टू रिव्यू। Okay, there is a difference between rectification and review। रिव्यू मतलब कि मैंने पोजीशन को ही चेंज कर दिया। ओके, हम लोगों ने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पहले बोला कि टैक्स लगेगा, बाद में बोलता है नहीं नहीं टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? हमने पहले बोला कि एक्सपोर्ट माना जाएगा, अब बोल रहे नहीं नहीं एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। इसको बोलते हैं रिव्यू करना, अपने पोजीशन को प्रॉपरली वापस से चेक करना। तो GST-AT के पास पावर नहीं है कि वो जो बोला हुआ है उसको चेंज कर सके। ओके, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम SEC, कोई भी SEC में। ओके, एग्जाम्पल महाराष्ट्र के GST-AT ने बोला कि एजेंट एंड प्रिंसिपल के ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट मानेंगे, ऐसा बोला। अब फ्यूचर में कभी भी ऐसा ट्रांजेक्शन अगर GST-AT के पास आया, फ्यूचर में कभी भी GST-AT के पास ऐसा ट्रांजेक्शन आया किसी और क्लाइंट का, तो भी सेम ही देना पड़ेगा आंसर। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोला था कि एक्सपोर्ट मानना है कि नहीं, उसकी लड़ाई था। GST-AT ने बोला मान लो एक्सपोर्ट, बराबर है। ओके, GST ने बोला मान लो एक्सपोर्ट, सही है। अभी फ्यूचर में कोई और केस आया सेम मैटर पे, सेम ग्राउंड्स पे, उसको बोल सकते हैं क्या कि नहीं एक्सपोर्ट नहीं है करके? उसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन आप लोगों ने पहले एक्सेप्ट कर लिया है।
अब इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिव्यू, रिव्यू करना मतलब कि चेंज करना। ओके, आपने जो पहले बोला था उसको बदलना, नहीं बदल सकते। समझ में आया क्या? यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन। आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन वो मिस्टेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा चेंज ही हो गया आंसर। ओके, मिस्टेक कैन बी कैलकुलेशन मिस्टेक, वो सब रेक्टिफाई करो, लेकिन आप पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज मत कर दो। नो पावर टू रिव्यू, नो पावर टू रिव्यू। समझ में आया? तो जो आपने पिछले केसेस में फाइनल किया था सेम ही होना चाहिए अभी भी, लेकिन हाईकोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू। हाईकोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने, चेंज करने। करेंगे नहीं वैसा, लेकिन है पावर। तो फिर वो जूना केस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जूना केस भी चेंज हो सकता है। हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते, ये लोग कोर्ट नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया हो सबका। क्या क्या? हाँ, समझ में आया? रिव्यू का मतलब समझा? रिव्यू मतलब पोजीशन चेंज नहीं करना है, पर हाई कोर्ट चेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो जीएसटी एटी अपना हुआ, अभी हाई कोर्ट करते। ओके, एकदम सिंपल है हाई कोर्ट, 2 मिनट लगे खाली, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों एकदम सिंपल है। क्या बोले देखो, हाई कोर्ट के पास हम लोग कब जाएंगे? हाँ, जीएसटी एटी में अगर हमारे अगेंस्ट आया तो हम जाएंगे, लेकिन कौन से बेंच से अगेंस्ट आना चाहिए? स्टेट बेंच, क्योंकि प्रिंसिपल बेंच का जो ऑर्डर था वो डायरेक्टली किधर अपीलेबल है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर स्टेट बेंच लिखा है। एंड ऊपर से क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा तो नहीं जा सकते, क्लियर है? स्टेट बेंच के पास से ऑर्डर आएगा तो जाएंगे, एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा तभी जाएंगे। कितने टाइम में जाएंगे? 180 डेज में। कितने टाइम में? 180 डेज। ओके, फॉर्म नंबर जाने दो। चलो, उसके बाद ये अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। प्री डिपॉजिट कितना भरना है? ऑल टैक्स ड्यूज, पूरा टैक्स भरो, इंटरेस्ट नहीं। हाँ, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। हाँ, ऑल डिस्प्यूटेड है, पूरा टैक्स भरो, उसके बाद ही आना। ओके, अगर हाईकोर्ट ने बोला होता 10% भरो, 20% भरो, तो सब लोग जमा हो जाते हाईकोर्ट में। ओके, हाईकोर्ट में क्या बोला है? जिसको किसको जाना है? जो सब टैक्स का ड्यूज पे करने को तैयार है वही जाएगा। ओके, तो अगर मैं, मेरे को लग रहा है कि मैं हारने ही वाला हूँ, तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, और 10 साल के लिए पैसा अटक जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में एक बार गया तो 10-15 साल तक आएगा ही नहीं वापस। ओके, तो इसीलिए जो लोग सच्चे होंगे वही जाएंगे इधर, नहीं तो कोई जाएगा नहीं। वही तो अपना हाईकोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा ऑर्डर आता है? एक तो हाई कोर्ट का, एक तो प्रिंसिपल वाला। ओके, पर हाई कोर्ट वाला जो ऑर्डर रहेगा वो हाई कोर्ट क्या करना चाहिए? सर्टिफाई करना चाहिए, ये बोला था हम। ओके, हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा तभी सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। ओके, एंड प्रिंसिपल का आएगा तब। बस इतना ही है इसके अंदर। एंड ऑल ड्यूज एज पर जीएसटी प्रिंसिपल बेंच और हाई कोर्ट शैल बी पेड। मतलब हाई कोर्ट ने अगर आपका टैक्स ड्यूज बढ़ाया तो बढ़ा हुआ भी पे करना पड़े सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, बढ़ा हुआ भी, क्योंकि ऑल टैक्स ड्यूज तो पहले ही भर चुके ना हाई कोर्ट में। समझ में? हाँ, जीएसटी एटी में अगर हम लोग गए थे तो 20% ही भरा था। नहीं नहीं, उनका टैक्स ड्यू है ही नहीं ना, टैक्स ड्यू तो 80 का ही होता है। अस्सी को। हाँ, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर से। हाँ हाँ हाँ, उसको भी ऑल टैक्स ड्यूज। यस यस। ओके, मतलब कि अगर हम लोग गए थे प्रिंसिपल बेंच के पास, ओके, जीएसटी एटी का, तो हम लोगों ने यहाँ पर 20% भरा था। ओके, और अभी हम लोग डायरेक्टली किधर जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट।
तो जितना भी टैक्स ड्यूज बचा हुआ है, ऑल टैक्स ड्यूज यू हैव टू पे। ओके, पूरा का पूरा टैक्स ड्यूज 80% जो बचा हुआ, ऑल टैक्स ड्यूज, मतलब कि पहले तो 20% भर दिए, अभी ऊपर का करेंगे तो पूरा टैक्स ड्यूज जमा हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, और अगर जीत गए तो फिर आप लोगों ने जितना भी भरा है वो पूरा रिफंड आ जाएगा। सबको समझ में? तो अपना अपील्स ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा बाकी हो बाद में करें। ओके, यहाँ पर ओके कर लेते हैं क्या ये वाला एक बार? 2 मिनट लगेगा खाली। ओके, 2 मिनट लगेगा, सुन लो। नीचे है ना, मिला? हाँ, उसको थोड़ा सा चेंजेस किया है, जान। ये वाला देखो, ये वाला सेम ही है। ओके, इसमें क्या किया है तुम लोग में, इटैलिक्स में रहेगा वो। इटैलिक्स में ना तुम लोग के, क्योंकि अमेंडमेंट था, बाद में फिर उसको नॉर्मल कर दी, क्योंकि अभी के लिए अमेंडमेंट नहीं है वो, नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। अभी जो जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल रहता है, ओके, उसमें बेंचेस रहता है, मतलब कि प्रिंसिपल बेंच, स्टेट बेंच। अभी उस बेंच के अंदर मेंबर्स होते हैं। ओके, 5-6 मेंबर होंगे, कभी 2 मेंबर होंगे। ओके, ऐसा अलग अलग केस को सुनने के लिए अलग अलग लोग बैठते हैं। ओके, उसमें से टेक्निकल मेंबर रहता है, जुडिशियल मेंबर रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, मतलब ऐसा सब लोग बैठते हैं। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर आपका केस 50 लाख रुपए से कम का है, कितने से कम का है? 50 लाख से कम, तो सिर्फ एक ही जन सुनेगा। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, सबका टाइम खोटी मत करो। 50 लाख से कम का केस है तो सब लोग नहीं बैठेंगे, एक ही जन सुन सकता है। समझा? तो वेयर द टैक्स अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs एंड विच डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ओके, फैक्ट का क्वेश्चन है, आपके पास इनवॉइस है कि नहीं, ई वे बिल है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन है। ओके, कैन बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर। ओके, इन ऑल अदर केसेस इट शैल बी हर्ड टुगेदर बाय वन जुडिशियल मेंबर, वन टेक्निकल मेंबर। ओके, ये लोग दोनों बैठेंगे, जुडिशियल टेक्निकल दोनों बैठेंगे बाकी सब केस में। लेकिन सिंगल मेंबर कौन से केस में बैठेगा? जब 50 लाख से कम का केस रहेगा, ओके, एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं रहेगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर समझो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन लगना चाहिए कि ये सेक्शन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं, सप्लाई मानना चाहिए कि नहीं, मतलब लॉ की लड़ाई है ये, फैक्ट की लड़ाई नहीं है। फैक्ट की लड़ाई मतलब मेरे पास इनवॉइस है कि नहीं, मेरे पास ई वे बिल है कि नहीं, मैंने डिलीवरी चलन बनाया कि नहीं, इसको बोलते हैं फैक्ट का लड़ाई। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वन जुडिशियल वन टेक्निकल होना चाहिए इफ आफ्टर हियरिंग द केस मेंबर्स डिफर इन द ओपिनियन। मतलब जुडिशियल मेंबर बोलता है कि टैक्स लगेगा, ये बोलता है नहीं लगेगा, तो ऐसे केस में उन लोग को प्रेसिडेंट के पास लेके जाना है ये केस को। सुनना, ऐसे होता है आर्टिकल्स में, ऑफिस में। ओके, एक बोलता है नहीं टैक्स नहीं आएगा, एक बोलता है आएगा, तो लोग किधर लेके जाते हैं? बॉस के पास। ओके, तो यहाँ पर वैसा ही है, दोनों जन ने चेक किया, एक बोलता है लगेगा, दूसरा बोलता है नहीं लगेगा, तो किधर जाएंगे? हाँ हाँ, एडवांस रूलिंग जैसा। ओके, तो फिर हम लोग जाएंगे किधर? प्रेसिडेंट के पास। ओके, शैल रेफर द केस फॉर हियरिंग where the appeal was originally heard by members of state bench to another members of state bench within the same state or no such other state bench is available to members of another state। मतलब कि एग्जाम्पल, अपना मुंबई का जो जीएसटी एटी होगा, ओके, मुंबई का जीएसटी एटी, इसमें टेक्निकल मेंबर बोलता है टैक्स लगेगा। ओके, मुंबई के जीएसटी एटी में बोलता है टेक्निकल मेंबर टैक्स लगेगा, जुडिशियल बोलता है नहीं लगेगा, तो ये लोग किसको रेफर करेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेगा, दोनों का केस का जो फाइल रहेगा वो पढ़ेगा एंड बाद में इस केस को रेफर करेगा सेम स्टेट के दूसरे जीएसटीएटी को। जैसे पूना का जीएसटीएटी, उधर से क्या आता है वो चेक करो। ओके, उधर के दोनों जन बोलते टैक्स लगेगा,
तो अभी रेशियो क्या हो गया, टैक्स लगेगा में 3 जन हो गए एंड एक जन बोल टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर मेजोरिटी वाला डिसाइड करे। समझा? एंड अगर समझो दूसरा कोई जीएसटी एटी है ही नहीं उस स्टेट में, छोटा स्टेट है, तो दूसरे किसी स्टेट के जीएसटी एटी को भेजेंगे ये केस, फिर उधर से लेंगे। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? मतलब कि सेम स्टेट में दो रहेगा तो दोनों का टोटलिटी लेंगे, नहीं तो दूसरे स्टेट का लेंगे। ओके। उसके बाद वेयर द अपील वॉज फाइल्ड, अपील वॉज ओरिजिनली हर्ड बाय मेंबर्स ऑफ प्रिंसिपल बेंच टू अनदर मेंबर फ्रॉम प्रिंसिपल बेंच, ओके, or where or where such no other principal bench is available, okay, to the member of any state bench, or such points shall be decided according to, एक काम करो इसको थोड़ा कट हो गया इधर, देखो तुम लोग नोट डाउन करो, तुम लोग में कट हुआ है क्या? तुम लोग बराबर है क्या? हाँ, इसमें कट हुआ है, रुको। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। Where the appeal was originally heard by members of principal bench, मतलब हम लोगों ने प्रिंसिपल बेंच के पास अपील किया था। कब जाएंगे प्रिंसिपल बेंच के पास? प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होगा, बराबर। प्रिंसिपल बेंच जीएसटी के पास गया पर प्रिंसिपल बेंच के पास गया। टू अनदर मेंबर फ्रॉम प्रिंसिपल बेंच, मतलब कि अगर उन लोग का ओपिनियन डिफर हो रहा है, किसका ओपिनियन डिफर हो रहा है? प्रिंसिपल बेंच की मेंबर्स का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे प्रिंसिपल बेंच के मेंबर के पास जाएंगे, दूसरा प्रिंसिपल बेंच का मेंबर, ओके। और वेयर नो सच अदर मेंबर इज अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट बेंच, मतलब कि अगर प्रिंसिपल बेंच का दोनों का ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है तो दूसरे प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे, अगर वो बेंच नहीं रहेगा तो किसी स्टेट के बेंच के पास जाएंगे, और फिर क्या करेंगे? स्टार्टिंग से लेके अब तक जिन्होंने भी डिसीजन फेवर में दिया या अनफेवरेबल दिया उनका रेशियो लेंगे, ओके। जो मेजोरिटी रहेगा वैसा डिसाइड करेंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मेजोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। क्लियर है? ये वाला पॉइंट थोड़ा अजीब है पर इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको पॉइंट को। इसमें बोला हुआ है कि अगर, देखो, नॉर्मली जो बेंच रहता है, पहले सुन लो एक बार उसके बाद लिखो। पहले जो बेंच रहता है, ओके, उसमें टेक्निकल मेंबर होना चाहिए एंड जुडिशियल मेंबर, ओके, ये दोनों होना चाहिए। मान के चलो कि दोनों टेक्निकल मेंबर निकले, देखो क्या बोला था लॉ ने, क्या बोला है? एक जुडिशियल होना चाहिए, एक टेक्निकल होना चाहिए, ऐसा बोला। पर दोनों जुडिशियल निकले, टेक्निकल कोई भी नहीं है, तो ये बेंच ही गलत है, ये बेंच गलत फॉर्म हुआ है ना, ओके। तो जो ऑर्डर ये बेंच देगा ये इनवैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब वो गलत रहेगा ना बेंच, फिर भी वो वैलिड है, ऐसा बोल रहे। मतलब गवर्नमेंट के फेवर में बनाइए पूरा, ओके। पार्शलिटी, क्या बोलते हैं कि अगर बेंच में डिफेक्ट है पर फिर भी हम लोग प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं करेंगे, ओके। एक बार पढ़ लेते उसके बाद लिखना। नो एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी क्वेश्चनड, नो एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी क्वेश्चनड और शैल बी इनवैलिड merely on the ground of existence of any vacancy or defect in bench, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट रहेगा तो भी हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। समझा क्या? मतलब वो गलती करे तो चलेगा। अभी इसको किधर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा रिट पिटिशन लेके। समझा क्या? इसको लिख लो।